हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित तैयार होते हुए अपने कमरे में कमोलिका से बोलता है। कमोलिका, जल्दी मेरा टिफिन दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे रोहित, आप खुद ले लो ना, मैं नहीं आ सकती, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। अरे यार, मुझे लेट हो रहा है, समझो। मेरा वॉलेट और वॉच कहाँ है यार? दे नहीं सकती तुम? सुबह सुबह तुम्हें ये लगाना जरूरी था, एटलीस्ट मुझे ऑफिस तो जाने देती। यार, तुम दो काम खुद से नहीं कर सकते। खाना बना दिया, सब तुम्हारे हाथ में दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है मुझ पर, और सुनाइए तो बिल्कुल भी मत। इससे बोलने से अच्छा है मैं ऐसे ही चला जाऊं। ये बोलकर रोहित किचन से अपना टिफिन उठाता है और कार चालू करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद में वो वहाँ बहुत काम करता है और सभी लंच करते हैं और रोहित का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं। अबे क्या रोहित, अभी तू परसों ही तो बैंगन लाया था, आज भी ले आया? भाभी को बैंगन इतने पसंद है क्या, या फिर तुझे जानबूझकर बैंगन बनाकर बेचती हैं? अरे मेरी बीवी को देख, आज शाही पनीर बनाई है, कल चाप बनाया था, परसों कोफ्ते। और तेरी वाइफ को तेरी फिक्र है कि नहीं? तभी तो तेरी बेइज्जती कराने के लिए रोज रोज एक ही खाना बेचती है। बस बहुत हो गया, तुम लोगों की वाइफ अच्छा खाना बनाती है तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुश रहो ना। गुस्से में रोहित लंच करने के लिए बाहर चला जाता है कि एक लड़की के हाथ से फूलों की टोकरी उछल जाती है और उसकी कार के आगे गिर जाती है। तभी रोहित कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है जिसके चौड़े माथे पर लगी छोटी सी काली बिंदी, छोटे से गुलाबी होठ और नशीली आंखें और उसका सांवला सा मासूम चेहरा वो बार बार निहारता रहता है। जिसके बाद प्रेमा बोलती है, अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या कि एक लड़की फूलों की टोकरी लिए सड़क पर से जा रही है? आपने गाड़ी चढ़ा दी मुझ पर। अरे मैंने आप पर गाड़ी चढ़ाई होती तो आप पटर पटर बोल नहीं रही होती, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। टर्न करते वक्त गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी वजह से आज मेरे सारे फूल खराब हो गए। अरे अब मैं क्या बेचूंगी? मैं दे दूंगा आपके पूरे पैसे। अरे आपके हाथ से थोड़ा खून निकल रहा है, चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करवा दूं आपकी। नहीं, ऐसे ही रह लूंगी, ठीक हूँ मैं। नहीं आप चलिए, आप ठीक नहीं हैं। रोहित ये बोलकर उसे अपनी कार में बिठाता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करके दवाई दे देते हैं। वहां से बाहर आने के बाद रोहित उससे कहता है, आप ठीक तो हैं? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी छोटी मोटी चोट टक्करें तो मुझे लगती रहती हैं, आदत पड़ गई है। लेकिन आप ऐसे पहले इंसान हैं जिसने गाड़ी से उतरकर आज मेरी मदद की है। सच में? मेरा मतलब ये तो गलत बात है। अच्छा ये लीजिए आपके पैसे, मैंने आपके फूल खराब किए थे ना। अरे आप मुझे 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? मेरे फूल इतने महंगे नहीं थे। अपने 4,000 रखिए, फूल सिर्फ 1,000 के थे। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाती हूँ, ऐसे ही नहीं खाती। अरे खाने से याद आया, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहा है। मुझे भी भूख लग रही है। तो चलिए साथ में खाते हैं कुछ, भूख भी लगी है। वहाँ एक चाट वाला है, बहुत अच्छी चाट पापड़ी बनाता है, चलिए चलते हैं वहाँ। ये बोलकर प्रेमा रोहित का हाथ पकड़कर उसे ठेले की चाट पापड़ी वाले के पास लेके जाती है और बोलती है, भैया एक तीखी चटपटी पापड़ी बना दीजिए, और हाँ दही ज्यादा डालना। अच्छा आप कैसे खाएंगे, कम तीखी या ज्यादा तीखी, मेरी तरह? जी मैं वो आप जैसा खाएंगी वैसा मैं भी खा लूंगा। ठीक है भैया, 2 प्लेट तीखी वाली पापड़ी बना दो। वैसे आपका नाम क्या है और सड़क पर फूल क्यों बेचती हैं? मेरा नाम प्रेमा है। माँ थी तो मुझे खाने के लिए दिया करती थी, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है मैं फूल बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। लेकिन माँ तो मुझे आज भी खाना खिलाती है। पूछो कैसे? कैसे? माँ पर जो लोग फूल चढ़ाते हैं उन्हीं फूलों को बेचकर तो मेरा पेट भरता है। अब आप कब तक ये काम करेंगी? इससे अच्छा कुछ और कर लीजिए। जी मुझे कौन काम देगा, मैं तो इतना कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस 7वीं पास हूँ। और वैसे भी मेरे जैसी काली लड़की को ना तो कोई जॉब देता है और ना ही कोई शादी करेगा। आप ऐसा मत सोचिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर इंसान में काम करने की एबिलिटी हो तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे आप मुझे रोहित बोल सकती हैं। अरे पापड़ी बन गई रोहित जी, खाइए खाइए। प्रेमा के इतना बोलने पर दोनों साथ खाने लगते हैं। रोहित की नजर उससे हटती ही नहीं है। रोहित को उसके पास रहकर कुछ अजीब सा फील होता है।
टाइम देखकर रोहित बोलता है। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं, मना मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं आपको रास्ता बताऊंगी, उस तरफ छोड़ देना। ठीक है, वैसे आपके पापा कहाँ हैं? वो आपका ख्याल नहीं रखते क्या? जी वो मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ ना बाबा। खैर ये सब छोड़िए, चलिए कार में बैठते हैं। ये बोलकर दोनों कार में बैठते हैं। रोहित की प्रेमा से रास्ते में बातें करते करते अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे घर छोड़ने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को रोहित घर आता है। कमोलिका से उसकी फिर से बहस हो जाती है। सोते समय उसके मन में प्रेमा का ही चेहरा बार बार सामने आता है। तभी रोहित बोलता है, ये क्या हो गया? मुझे बार बार वो सांवली सी लड़की क्यों आ रही है मेरे मन में? शायद ऐसे ही होगा। सो जा बेटा, कल तुझे ऑफिस जाना है। इतना बोलकर वो सोने की कोशिश करते हुए सो ही जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस से शाम को घर आ रहा होता है तो वो प्रेमा के पास उसके घर चला जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। इसी तरह अगले 5 दिन तक दोनों मिलते हैं और एक बार फिर वो प्रेमा के घर आता है। प्रेमा उसे देखकर बोलती है, अरे रोहित जी, आप मेरे घर पर कैसे? कुछ काम है क्या? अरे नहीं, वो बस ऐसे ही मिलने आ गया था। अच्छा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रोहित मना करता है, लेकिन प्रेमा फिर भी उसके लिए चाय बनाकर लाती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीती ही है कि बाहर अचानक से मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश आने लगती है। रोहित चाय पीकर जा ही रहा था कि प्रेमा खराब मौसम की वजह से उसे जबरदस्ती रोक लेती है। प्रेमा की बात मानकर वो उसके साथ बैठकर खाना तक खा लेता है। दोनों ही बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं कि प्रेमा को ठंडे मौसम की वजह से ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। उसे ऐसा देखकर रोहित उसके लिए आग जला लेता है। तभी रोहित बोलता है, प्रेमा एक बात कहूँ तुमसे? जी कहिए। तुम बहुत सुंदर हो, सूरत से भी और सीरत से भी। भला मुझे कोई सुंदर कैसे कह सकता है? मैं तो काली हूँ। नहीं प्रेमा, तुम अपने आप को ऐसा मत समझा करो। मेरे लिए तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। रोहित जी, आप ये जो भी कर रहे हैं ये गलत है। मेरे करीब आना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। प्रेमा मुझे रोको मत, मैं बहुत अकेला हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लग गया हूँ। कल रात में सो नहीं पाया, सिर्फ तुम्हें ही याद किया मैंने। ये आप क्या कहते जा रहे हैं? आप होश में तो हैं या फिर किसी गम में हैं? रोहित खुद को नहीं रोक पाता और ना ही प्रेमा। रोहित उसे गले लगा लेता है और दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन दोनों एक दूसरे को बहुत खामोशी से देखते हैं। तभी हिम्मत करके रोहित उससे बोलता है, प्रेमा मुझे माफ कर दो। रात को जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सब मेरी गलती है, मैं बहक गया था। रोहित जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। रात को जो भी हुआ उसमें मेरी भी बराबर की गलती है और शायद वो पल ही ऐसा था कि जो होना था वो हो ही गया। अब मौसम सही है, मुझे चलना चाहिए प्रेमा। मैं तुम्हारे पास आऊँगा फिर से। ये बोलकर रोहित घर जा ही रहा था कि प्रेमा अपनी आंखों में आंसू लिए रोहित को बोलती है, रोहित जी मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ और अब तो हम दोनों एक भी हो गए हैं ना। प्रेमा जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो वही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? वो मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन सच कहूँ तो प्रेमा वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ना मुझ पर ध्यान देती। उससे अच्छी तो तुम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका ध्यान रखना चाहती हूँ, जैसे बिल्कुल आप मेरा रखते हैं। मुझे अभी जाना होगा, बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। प्रेमा अपना ख्याल रखना। ये बोलकर रोहित घर चला जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। इस बात से कमोलिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो कुछ पूछती है। तभी रोहित बोलता है, कमोलिका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे कि मैं कहाँ था, ठीक था कि नहीं, खाना खाना है कि नहीं? देखिए रोहित जी, आप अपनी मीटिंग्स में हर वक्त बिजी रहते हैं तो मैं क्या ही बोलूं। और भूख लगी है तो आप कह सकते हैं ना, छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप कि मैं खिलाऊंगी तभी ही खाएंगे। खाना रखा है टेबल पर, जाकर खा लीजिए। सच में कमोलिका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार नहीं दे सकती तुम। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? शाम को पता चल ही जाएगा।
रोहित ये बोलकर शाम को प्रेमा का हाथ पकड़ के उसे उसके सामने लाकर बोलता है। ये प्रेमा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस चीज की खुशी तुमने मुझे कभी नहीं दी वो प्रेमा ने दी, और मेरे अलावा इसका दुनिया में कोई है भी नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। क्या इस काली सी लड़की को आप मेरी सौतन बनाकर लाए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कमोलिका, वो रंगत से काली है, लेकिन तुम मुझे दिल से काली लगती हो। जिसने अपने पति पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, उससे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। अरे वो सब छोड़ो, तुमने तो ये तक नहीं पूछा कि मैं रात भर कहाँ था। जानना चाहोगी? मैं रात भर प्रेमा के साथ था, और अब मैं थक चुका हूँ इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढो ढो कर। और तुम भी जबरदस्ती मत रहो इस रिश्ते में। तुम ऐसा नहीं कर सकते रोहित, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बस कमोलिका, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। डाइवोर्स पेपर्स कल आ जाएंगे, तुम साइन करके हमेशा के लिए चली जाना। ये बोलकर रोहित प्रेमा को अपने कमरे में ले जाता है और कमोलिका का सामान बाहर कर देता है, और अगले दिन उसे रोहित को डाइवोर्स देना ही पड़ता है। जिसके बाद रोहित कमोलिका की काली सौतन से शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है। मानवी और रोहन की शादी को हुए 1 साल हो गया था। शादी के बाद कुछ समय तक तो दोनों पति पत्नी के बीच खूब प्यार था, पर थोड़े समय के बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा रहने लगा था, क्योंकि रोहन को बेहिसाब पैसे उड़ाना, जुआ खेलना और ड्रिंक करने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसके चलते मानवी की शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन नर्क बनती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रोहन बहुत ड्रिंक करके लड़खड़ाता हुआ घर आता है, और उसे देखकर मानवी बोलती है, रोहन, ये आपने क्या हाल बना रखा है? घर की सारी जमा पूंजी लुटा चुके हो, रोज ऐसे पीकर आते हो। कोई लाज शर्म है तुम में या नहीं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे सवाल करने वाली गंदी औरत? मेरा पैसा है, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं। देखो रोहन, अगर तुम यही सब करते रहे ना तो देख लेना, एक दिन मैं चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम जैसी एक पैसे की औरत मुझे धमकी दे रही है। देख, आज मैं तेरी सारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। इतना कहकर रोहन अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और बहुत ही बेरहमी से मानवी के साथ मारपीट करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहन का मानवी पर अत्याचार भी बढ़ता जाता है। इन सब से दुखी होकर मानवी रोहन को तलाक देकर उससे अलग हो जाती है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि मानवी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसीलिए वो अपने खुद की एक नई पहचान बनाने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो एक ट्यूशन एकेडमी में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करती है, जहां उसकी मुलाकात अनुराग नाम के एक लड़के से होती है और अनुराग उससे बोलता है, हेलो मानवी मैडम, आप यहाँ नई आई है ना? जी जी, मैं यही हिंदी की टीचर हूँ। और आप? जी, मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। जी जी, अच्छी बात है। वैसे बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए। आप हमेशा ऐसे चुप चुप सहमी हुई सी क्यों रहती हैं? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? अनुराग का सवाल सुनकर मानवी अपनी बीती जिंदगी के बुरे पलों के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिसे देखकर अनुराग बोलता है, सॉरी मैडम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको नहीं कहना कुछ तो मत कहिए, पर रोइए मत प्लीज। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए। मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। बस मेरी जिंदगी के गुजरे कल में कुछ ऐसी यादें दफन हैं जो जब भी याद आती हैं तो आंखें भर जाती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके मैडम, पर प्लीज आप रोइए मत। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए रेडी रहूँगा। जी शुक्रिया, अभी मैं जाती हूँ, क्लास में बच्चे वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मानवी अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए क्लास में चली जाती है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं और अनुराग के दिल में मानवी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है। वो कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने से मानवी से बातें किया करता। ऐसे ही टीचर्स डे का दिन आता है। सभी टीचर्स अच्छे से रेडी होकर एकेडमी आते हैं और मानवी भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनकर आती है और उसे देखकर अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलता है,
मानवी मैडम, आप तो सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, पर आपसे अच्छा और खूबसूरत तो कोई और लग ही नहीं रहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मानवी भी अनुराग को अपने अतीत और रोहन के बारे में सब बता देती है, जिस पर अनुराग उससे बोलता है। अच्छा हुआ जो रोहन ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने उसे छोड़ दिया। मतलब? अगर वो तुम्हें सताता नहीं, तुम उसे छोड़ती नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिलती, आज मेरे पास कैसे होती। तुम भी ना अनुराग, कुछ भी बोलते हो। मानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब समझ गया हूँ कि तुम उदास क्यों रहती थी और तुम्हारे सहमेपन का क्या राज था। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सब खुशियाँ दूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाकी सब भूल जाओगी। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत यादें दूंगा। सच में अनुराग, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? जीना छोड़ दूंगा मानवी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वहीं रोहन की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और अब उसके पास ना रहने को घर था, ना ही खाने को खाना। वो मानवी को तलाशने लगा था। तो वहीं मानवी और अनुराग भी सभी के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई रख देते हैं और साथ ही दोनों सगाई करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अनुराग और मानवी मिलकर अपनी सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं और रोहन भी कैसे ना कैसे करके मानवी का पता लगा ही लेता है। और जैसे ही उसे अनुराग और मानवी के बारे में पता चलता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलता है, यहाँ मैं भिखारी हो गया हूँ और मेरी लुगाई सगाई कर रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे करती है। मेरे होते हुए मेरी लुगाई सगाई। इतना सोचकर रोहन उन दोनों की सगाई तोड़ने का मन बना लेता है। वहीं इस बात से बेखबर अनुराग और मानवी अपनी सगाई की तैयारियों में लगे रहते हैं और आखिरकार मानवी और अनुराग की सगाई का दिन आता है। अनुराग स्टेज पर बैठा होता है और मानवी का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर सा गाउन पहने हुए मानवी रेडी होकर अनुराग के सामने आती है। अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाता है और तभी सभी मेहमानों के बीच रोहन भी अपनी लुगाई की सगाई में आ घुसता है। सभी के आने के बाद सगाई की रस्म को शुरू किया जाता है। सबसे पहले अनुराग मानवी को अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद जैसे ही मानवी अनुराग को सगाई की अंगूठी पहनाने लगती है, तभी रोहन जोर से चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। रोहन को इस तरह से अपने सामने दोबारा देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए हो यहाँ? वाह, मेरी लुगाई किसी और से सगाई कर ले और मैं आऊँ भी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आना ही था। मैं तुम्हारी लुगाई थी पर अब नहीं हूँ। मैं अपने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर चुकी हूँ। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जंगली जानवर। दोनों की बातें सुनकर सगाई में आए हुए सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, तलाक देकर तो तुम बस मुझसे अलग हुई हो, मेरे नाम से नहीं। तुम्हारा नाम आज भी मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है। समाज की नजरों में तुम आज भी मेरी ही लुगाई हो। अरे मैं यहाँ भिखारी बन गया, एक एक दाने को तरस रहा हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी बसा रही हो। अरे मेरे जीते जी मेरी लुगाई की सगाई कभी नहीं हो सकती। आज तुम्हारी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारा भला सोचती थी, पर तुमने मुझे हर दिन मारा पीटा। ड्रिंक करके मुझे और मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं घर में भूखी पड़ी रहती थी, पर तुमने कभी कोई पैसा नहीं दिया। सब कुछ जुए में हार गए। और किस हक से तुम खुद को मेरा पति कहते हो? जिस दिन तुमने मुझे तलाक दिया उसी दिन तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम्हारा मेरा और मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? मानवी बिल्कुल सही कह रही है, और अगर तुमने और तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर रोहन डर के अपने पैर पीछे कर लेता है, जिसके बाद रोहन की आंखों के सामने ही उसकी लुगाई की सगाई हो जाती है। अनुज अपने दोस्त पंकज के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी नजर
अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए रश्मिका नाम की एक लड़की पर जाती है, जो किसी लड़की से बात कर रही होती है। क्योंकि रश्मिका का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, तो अनुज बस उसकी आंखों को ही देख पाता है और मन ही मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ये। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिल करता है बस देखता जाऊं और देखता ही जाऊं। अनुज ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों के आगे से रश्मिका ओझल हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो पार्टी से घर वापस आता है और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन अनुज को रश्मिका उसके घर के पास से कुछ सामान लेते हुए नजर आती है। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो, सुनिए, जी कहिए। मेरा नाम अनुज है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी, मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तब से ही आपसे बात करना चाहता था। जी जी कहिए ना, क्या हुआ? जी बस यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहें तो बस दोस्त। जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, कल मैं शाम 4 बजे आपका यहीं पास वाले सीसीडी में वेट करूंगा। अनुज की बात सुनकर रश्मिका हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ठीक 4 बजे सीसीडी में अनुज से मिलने आती है और दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी अनुज रश्मिका को बोलता है, रश्मिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों रश्मिका, क्या कोई कमी है मेरे प्यार में? बोलो। नहीं अनुज, कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। इतना कहकर रश्मिका अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है, जिसके बाद रश्मिका बोलती है, यही है मेरी कमी। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना ही दिखाया। बोलो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? अनुज रश्मिका के आंसू पोंछता है और फिर उसे वापस से नकाब पहना देता है और बोलता है, रश्मिका, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ और ये कैसे हुआ ये भी जानता हूँ, और मुझे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। तो बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनुज रश्मिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर लाता है, जहां अनुज की मां निशा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की को देखकर बोलती है, अनुज, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और किसकी औरत को भगा कर ले आया, नालायक? माँ, भगाकर किसी को नहीं लाया हूँ। ये मेरी पत्नी, आपकी बहू रश्मिका है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अरे नालायक, कम से कम एक बार बता ही देता। चल, अब शादी कर ही ली है तो जरा बहू का चेहरा देखने दे। इतना कहकर निशा जैसे ही रश्मिका का घूंघट हटाती है तो वो उसके चेहरे पर नकाब देखकर बोलती है, अनुज, तूने मुसलमानी से शादी कर ली है क्या? ये नकाब क्यों पहना है इसने? अरे माँ, वो इसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अनुज रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और तभी रश्मिका बोलती है, अनुज, हम कब तक माँ जी से सच यूं ही छुपाते रहेंगे? देखो रश्मिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या करूँ, सही वक्त आने पर मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगा। तब तक तुम बस माँ जी से अपना चेहरा छुपा कर रखना। ठीक है अनुज, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रश्मिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, पर हमेशा ही वो अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती। ऐसे ही एक दिन निशा उससे बोलती है, अरे बहू, एक बात बता जरा। जी माँ जी, कहिए, क्या हुआ? रश्मिका बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तू जब से आई है अपना ये चेहरा ढक कर क्यों रखती है, बता मुझे। जी माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे कोई भी वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। ओहो, बड़ी ही नाजुक कली है तू तो।
अब कल को मैं तेरी मुंह दिखाई करवाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? तब तो ये नकाब हटाना ही होगा तुझे। ठीक है, जिस दिन आप मुंह दिखाई की रस्म करेंगी मैं नकाब उतार दूंगी। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। रश्मिका अपनी मुंह दिखाई की बात सुनकर परेशान हो जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है तो रश्मिका को ऐसे उदास देखकर बोलता है। रश्मिका, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि माँ जी मेरी मुंह दिखाई की रस्म कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मुझ पर शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी को जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। रश्मिका, मुझे लगता है कि अब सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। रश्मिका नम आँखों से अनुज के गले लग जाती है तो वहीं निशा खुद से बोलती है। कुछ तो बात जरूर है जो मेरी बहू और बेटा मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मैं पता करके रहूंगी कि क्या बात है। इतना सोचकर निशा रश्मिका की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू कर देती है। निशा अपनी सभी पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटती है और उनको अपने घर आने का न्योता देती है और शाम को घर वापस आती है। तभी वो रश्मिका से बोलती है। रश्मिका बहू, मेरी बात सुन। कल तेरी मुंह दिखाई है। मैंने सभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे दिया है। कल सबके साथ मैं भी अपनी बहू का पहली बार चेहरा देख लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रश्मिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और कल की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन निशा सारे घर की सजावट करवाती है। धीरे धीरे सारा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी को बस रश्मिका के आने का इंतजार था। तभी घूंघट किए हुए रश्मिका अनुज के साथ वहाँ आती है और सभी के सामने अपना घूंघट उठाती है, जिसके बाद घर में मौजूद सभी मेहमान और निशा रश्मिका का जला हुआ चेहरा देख लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर रश्मिका बोलती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मैं क्या करती माँ जी। मुझे अनुज जी ने सब कुछ बताने से मना किया था। माँ जी, मेरी यही कमी है जिस वजह से मैं हमेशा अपना चेहरा नकाब से छुपा कर रखती थी। पर आज मैं सबके सामने आपसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग रश्मिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और अब रश्मिका केवल तभी नकाब लगाती जब उसे कहीं बाहर जाना होता और इस तरह हमारी नकाबपोश बहू की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।